हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 पॉलिटी का यह 7वां अध्याय है, इकाई 4 है। यहाँ पर कुछ शिक्षक के लिए निर्देश भी शिक्षकों के लिए भी दिया गया है और इसमें लिखा गया है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें। हाशिए मतलब जो आदिवासी लोग हैं, इसमें हम आदिवासी के बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारा अधिकार है, समानता का अधिकार है, हमारा जो है मूल अधिकार है, इत्यादि जो अधिकारें हैं जिसको हम मानते हैं कि ये मेरा अधिकार है, इसी में हमारा जीवन यापन होता है। अगर हम ये हमसे ये छीना जा रहा है, हमारा ये विरोध अगर हमसे जो है अगर किसी प्रकार से विरोधाभास के द्वारा अगर कोई हमें मार-पीट कर इत्यादि कामों से ये जानते हैं कि सरकार के द्वारा जो है सभी का एक समानता है, कानून के द्वारा जो है सभी क्या हैं, सभी एक समान हैं। अगर कोई ठेकेदार है, अगर कोई जो है समाज का ही व्यक्ति अगर वैसा निकल गया जो किसी भी समाज के व्यक्ति को उस व्यवहार के अनुसार, उस रवैये के अनुसार उसको नीचा दिखाता है, उसके दुर्व्यवहार उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ये क्या है समानता नहीं है। उसका जो है अधिकारों का हनन हो रहा है। इत्यादि बातों का हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो है न्याय, उसके जो है उसको कैसे हाशिए पर रखा गया, इन सारे बातों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि समानता एक मूल्य भी है और अधिकार भी। मूल्य भी है और अधिकार भी। इसे हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन किताब की श्रृंखला में समझने की जो है प्रयास किया है। इस साल हम क्या पढ़ेंगे? इन सालों के दौरान हमने समानता की अवधारणात्मक समझदारी समझदारी को और पुख्ता बनाया है। हमने औपचारिक समानता और वस्तुगत समानता के बीच फर्क स्पष्ट करते हुए वस्तुगत समानता की दिशा में बढ़ने की ज़रूरत को समझा है। जो हमारा औपचारिक समानता है, जो वस्तुगत समानता है, हमारा मतलब जो हम जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे लिए जो चाहिए, उन सभी के बीच में जो फ़र्क हो रहा है, उसकी जो है वस्तुगत समानता की जो हमें ज़रूरत है, उसको समझाना, उसको समझना, उसको स्पष्ट रूप से हम देखेंगे, उसके जो है बातों को हम समझेंगे। दिशा-निर्देश की जो बढ़ने वाली समझ है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको हमने इस अध्याय में समझेंगे और समझाया। अध्याय 7 की पुस्तक में दी गई कांता की कहानी इस बात का उदाहरण है कि हमने इस बात को भी भी रेखांकित किया है कि समानता को समझने के लिए जो है असमानता के अनुभव और उसकी अभिव्यक्ति पर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर कांता मतलब कांता के बारे में आप जानते हैं कि वोट देने का अधिकार जो एक डॉक्टर को है, वही जो है एक कांता मतलब जो बाई है, जो काम करती है घर में, उसका भी है, उसका भी एक वोट का उतना ही वैल्यू है जितना आपके वोट का है, तो यहाँ पर समानता है। और इसके बाद क्या है तो यहाँ पर इस प्रकार हमने डॉक्टर अंबेडकर और ओम प्रकाश वाल्मीकि के बचपन के अनुभवों के माध्यम से जो है भेदभाव और असमानता के आपसी संबंधों की पड़ताल की है। जिसको यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर को कहीं जाना है तो बैलगाड़ी उसके लिए जाति के रूप में नहीं दिया जा रहा है। जाति के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या किया गया तो दलित हैं तो आप झाड़ू लगाओ, पढ़ने में उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, इत्यादि बातों को हमने पहले भी पढ़ा है। देखिए संसाधनों तक पहुँच असमानता के कारण किस तरह प्रभावित होता है, इस बात को हमने शिक्षा एवं महिलाओं की पहुँच के उदाहरण से समझने का प्रयास किया है। शिक्षा का जो है समानता मतलब लड़की पढ़कर क्या करेगी, इत्यादि बातों को समाज में दिखाया गया है कि लड़की जो हैं कमज़ोर होती हैं, रूढ़िवादिता जो लड़की काम घर में काम करने के लिए इत्यादि बातों को हमने पहले भी पढ़ा है। हम सारी बातों का चर्चा यहाँ पर पूर्ण रूप में नहीं कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी-थोड़ी बात यहाँ पर दी गई हैं तो उसको हम समेटते हुए जा रहे हैं। देखिए दिया गया है कि रससुंदरी देवी और रुकैया बेगम के लेखन से हमने अंदाज़ा मिलाया है कि इस अवरोध को दूर करने के लिए औरतें किस तरह संघर्ष करती हैं। यहाँ पर सुंदरी देवी और रुक़िया बेगम ने किस प्रकार से छुप-छुप कर अपने पति से पढ़ाई की, किस प्रकार से रुक़िया बेगम और रससुंदरी देवी को आपने उसकी किताबों को पढ़ा, 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने किताब लिख दी, इत्यादि बातों को हमने जाना है। आगे है कि अंदाज़ा मिला जिसमें अवरोध दूर करने के लिए संघर्ष किया। हमने संविधान के लिए दिए गए मूल अधिकारों का बार-बार ज़िक्र किया है। इसके माध्यम से हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि समानता तथा प्रतिष्ठा का विचार भारत में लोकतंत्र के संचालन के लिए क्या महत्वपूर्ण है।
आगे है इस इकाई में हास्याकरण या मुख्य धारा के से अलग थलग पर जाने की अवधारणा के जरिए इस बात पर और बारीकी से ध्यान दिया गया है कि असमानता से विभिन्न समूहों और समुदायों पर किस तरह से असर पड़ते हैं। इस इकाई में आदिवासी, मुसलमान और दलित इन तीन समूहों पर खास ध्यान दिया गया है। इन तीन समूहों को इसलिए चुना गया क्योंकि इन तीन समूहों के हास्याकरण के कारण अलग-अलग हैं और कई बार उन्हें यह हास्याकरण अलग-अलग रूपों में अनुभव होता है। इस इकाई को पढ़ाते हुए यह चेष्टा होनी चाहिए कि विद्यार्थियों को उन कारणों को पहचानने में मदद मिले जो हास्याकरण को बढ़ाने में योगदान देते हैं। साथ ही विद्यार्थियों को हाशिए पर डाल दिए गए तबकों को पहचानने और उसके दर्द को समझने के लिए भी योग्य बनाया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप बच्चों को अपने इलाके में इन हाशियाई समुदायों को पहचानने में मदद दें। अध्याय 7 में हम आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के अनुभवों पर ध्यान देंगे। अध्याय 8 में हम इस बात पर चर्चा की गई है कि सरकार और स्वयं इन समुदायों ने विभिन्न संघर्षों के ज़रिए अपने हास्याकरण को दूर करने के लिए किस तरह कोशिश की हैं और जो है सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कानून बनाती है और इन समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू करती हैं। इस इकाई में हमने आंकड़ों, कविताओं, चित्रकथा, पट, केस स्टडी इत्यादि कई तरह के शैक्षणिक संसाधनों जो साधन का इस्तेमाल किया गया है। आदिवासी अपने जीवन में हास्याकरण की प्रक्रियाओं को किस तरह से महसूस करते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए चित्रकथा पट का इस्तेमाल किया गया है और दलितों से संबंधित केस स्टडी के सहारे आप इस कानून को अहमियत पर चर्चा कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि इस कानून से मौलिक अधिकारों के प्रति संविधान की प्रतिबद्धता किस तरह प्रतिबिंबित होती है। मुस्लिम समुदाय की स्थिति को समझने के लिए हमने आंकड़ों, एक चिट्ठी और एक केस स्टडी का इस्तेमाल किया है, जिनका कक्षा में विश्लेषण किया जा सकता है। इस इकाई में समाज विज्ञान और भाषा की पाठ्य पुस्तकों के बीच खींची विभाजन रेखाओं को तोड़ने के लिए गीतों और कविताओं का इस्तेमाल किया गया है। इस बहाने हम यह भी कहना चाहते हैं कि विभिन्न समुदायों को की रोजाना की जिंदगी में इस तरह का फर्क जो है नहीं होता। वैसे भी न्याय के संघर्षों ने ऐसे अनेक अविश्वसनीय गीतों और कविताओं को जन्म दिया है जिन्हें पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जगह नहीं मिल पाती। इस अध्याय में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कक्षा के भीतर तीखी बहस खड़ी कर सकते हैं। बच्चे इस मुद्दे से अवगत भी हैं, लिहाजा हमें इन बातों पर चर्चा करने के परिपक्व और संतुलित रास्ते ढूंढने होंगे। आपको यह सुनिश्चित करने के लिए हम चर्चाओं की अहम भूमिका निभानी है हमें अहम भूमिका निभानी है कि कोई भी बच्चा या बच्चों का समूह भेदभाव का शिकार महसूस न करे, किसी को मजाक का पात्र बनने या चर्चाओं का अप्रासंगिक हो जाने का बोझ ना हो। तो यहाँ पर बात जो है शिक्षक को भी कहा गया है कि कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि वो ऊँचा है, नीचा है यदि जाति विश्लेषण का जो है भाव पैदा ना हो। यहाँ देखिए हास्याकरण की समझ क्या है, हम किन-किन बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम मुस्लिम के बारे में पढ़ेंगे, हम आदिवासी के बारे में पढ़ेंगे और जो नीचे दलित हैं उनके बारे में हमने भी पढ़ा, उनके बारे में हम जो हास्याकरण के शिकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके नाम क्या है? हास्याकरण की समझ। सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का मतलब क्या है? इसके बारे में पहले जान लेते हैं क्या है। तो आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं, जिस पन्ने पर अब आप लिख रहे हैं, उनकी बाईं ओर जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता। अब अगर आप कॉपी है ऐसा तो यहाँ पर बाईं ओर क्या होता है? जगह होता है, यहाँ पर आप लिखते नहीं हैं। वही यहाँ पर लिखा गया है और आगे है कि उसे पन्ने का हाशिए कहा जाता है और इसी को आप हाशिए कहते हैं। इसको जो है आप
हाशिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हाशिए कहते हैं। मतलब इसको छोड़ दिए, ये जो है मतलब इस प्रकार समझिए कि ये जो लाइन है इसको छोड़ दिया गया और यहाँ पर लिखा गया जो इसको हाशिए नहीं कहेंगे और ये जो लाइन है इसको हम हाशिए कह रहे हैं। कुछ ऐसा ही समाज में होता है, जिसको छोड़ दिया जाता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिस कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। जिसे किनारे आपने देखा क्या है ये? किनारा है, इसको आप ढकेल दिए, इसी का मतलब हाशिया होता है, ठीक? ऐसे ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्रों में नहीं रहता और वह जो है ये इस केंद्र में नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, नहीं रहता। यह ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। कोई व्यक्ति अगर खेलने में भी अच्छा है तो उसको अलग कर दिए, उसी को हाशिए बोलते हैं और उसको केंद्र में नहीं लाए, उसको जो है उत्साहित नहीं किए जो आप भी खेल सकते हो। तो यहाँ पर क्या किए तो उसको अलग कर दिए, उसी को हाशिए कहते हैं। अगर आप अपनी कक्षा में ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं यानी अगर संगीत या फ़िल्मों में आपकी रुचि अलग अलग तरह की है, अगर आपको जो है अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गप-सप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप जो है वह खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगीत साथी आपको अपने बीच का या की नहीं मानेंगे। ये बात आप समझ सकते हैं। अगर आप किसी की खेल से इंटरेस्ट नहीं है, आपको बात करने में मज़ा नहीं आ रहा है, आपका बोली उस ढंग का नहीं है और आप जो है उसका आपका कपड़ा जो है उस ढंग का नहीं है। सभी का जो है अलग-अलग यहाँ पर जो है सोच है, तो इस प्रकार वो आपके साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो ये आप महसूस कर सकते हैं कि ये हमारे साथ नहीं रह रहे हैं। तो इस तरह आप अक्सर यह महसूस कर सकते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कही बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। यहाँ पर जो है आपका एहसास क्या है, आपकी सोच क्या है, आपका व्यवहार है, ये सब सही नहीं है या आपका जो है पसंद क्या है, सभी से हट के है तो ये क्या हुआ, आप उससे अलग हो गए। जैसे ही आप उससे कट गए तो आप हाशिए पर आ गए, ठीक? इसका मतलब आपने समझ लिया। आगे क्या है तो आगे कक्षा की ही तरह जो है हमारे समाज में भी है, समुदाय में भी हो सकते हैं, जिसे इस तरह के बेदखली का एहसास रहता है। उनके हाशिए करने की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हों। जैसे देखिए आप हिंदी बोल रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर कोई वहाँ पर उर्दू बोलने लगे, तो क्या हो? अलग हो जाएगा, उसकी बात को नहीं समझेगा, उसके व्यवहार को नहीं समझेगा, वो क्या होगा? अलग हो जाएगा। अलग रीति-रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हों या बहुसंख्यक समुदाय मतलब वहाँ पर जो है एक समुदाय के लोग रह रहे हैं, वो कोई और आ गया, वहाँ पर बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे समुदाय हैं। जो उस समुदाय के हैं और के दूसरा धर्म के लोग वहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर वो अलग हो गए। वे अपनी गरीबी के कारण देखिए दूसरा भी कारण अपनी गरीबी के कारण, सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। वो गरीब हैं, वो कमतर लोगों से आके जा रहे हैं, वो क्या हैं, वो रीति-रिवाज जो बहुसंख्यक समाज के लोग कर रहे हैं, वो उससे अलग है, वह कोई और जाति का है, इत्यादि बातें जो हैं उससे को महसूस कराता है कि हम हाशिए पर हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग-थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फ़ायदा उठाने से रोक देती है। फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं, उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। वो जो है वर्चस्वशाली जो शक्तिशाली लोग हैं, उनका जो है लगता है कि हम उनसे पराजय हो जाएँगे, ये एहसास उनको लगता है। जिसके पास ज़मीन है, जो धन-दौलत जिनके पास है, ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं, राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब यह है कि हास्याकरण किसी एक ही दायरे में महसूस
नहीं होता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी दायरे जो हैं समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। कोई अमीर है, कोई समाज में कटा हुआ है, कोई राजनीतिक रूप से मजबूत है, इत्यादि बातें जो हैं यहाँ पर आती हैं जो आपको महसूस हँसियाई की करवाती हैं और इसको विवश भी करता है। इस अध्याय में आप 2 ऐसे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे जो आज समाज में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। क्या है तो आदिवासी और हाशिया। आदिवासी की सबसे पहले हम बात करेंगे तो दिल्ली में एक आदिवासी परिवार। क्या लिखा गया है कि सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। देखिए, अरे देखो आदिवासी की नाव, जो है आदिवासी की नाव। और बच्चे बोल रही हैं दादू, वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। देखिए दादा क्या बोलते हैं, ये बच्चे उससे पहले बोलता है कि हाँ, क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते? देखिए दादाजी बोलते हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। आगे वार्तालाप होता है, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। उसके दादाजी बता रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं वो, तभी अचानक हमने बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं हैं। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। ये जो हैं जिनके साथ ये कहानी हुई है वो अपना बयां कर रहे हैं। जो है ठेकेदार काट रहा है, सरकार के द्वारा काटा जा रहा है, इत्यादि बातें। उसके बाद देखिए, तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? दादाजी से ये पूछती है पोती पूछती है। तो उसने कहा, तब दादाजी क्या बोलते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर-बार छोड़ने पड़े। आस-पास के कस्बों में जो काम-धंधे समय-समय पर मिल जाते थे, हम उन्हें करने लगे। और उसके बाद फिर अफ़सर आए, उन्होंने कहा कि हमारे ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं। वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े-बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें, तो वे हमें नौकरी व पैसा देंगे। कुछ गाँव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी-मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। ठीक? फाइल में आदिवासी की भूमि का अधिग्रहण किया गया है और यह जो है ज़मीन लिखवा लिया गया है, देख सकते हैं। अधिकारी दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, तो तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह-तरह के से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों-रात नामो-निशान गायब हो गया। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद ओह दादू, और हमारी ज़मीन उसका, तो दादू क्या बोलते हैं, जो ज़मीन जो हथिया लिया गया, जो ज़मीन लिखवा लिया गया, क्यों तो वहाँ पर लोहे के खदान मिले हैं। तब क्या होता है, तो 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें वह जो है बस थोड़ा-सा पैसा मिला। 30 एकड़ में बस थोड़ा-सा उसको पैसा दिया गया। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया और उसके बाद कुछ रुपया मिला और उसके बाद उन दोस्तों से वो नहीं मिल पाए। उसके बाद क्या हुआ? शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोज़ी-रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम बस किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी।
कुछ साल तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए कुछ साल बाद। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसीलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए, दादाजी बोलते हैं। आगे क्या होता है तो मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। देखिए यही हाशिया है। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे, इसीलिए हिंदी से बात ही नहीं कर पाते थे। ये क्या थे? उड़ीसा के लोग थे और यह हिंदी नहीं बोल पाते थे क्योंकि वहाँ पर उड़ीसा में और झारखंड में जो लोग थे वो क्या बोलते थे? संथाली बोलते थे भाषा, और वह हिंदी में बोलते थे। तो ये जो है बातें, जो दोस्त होते थे, वो बातें जो विद्यार्थी अलग के विद्यार्थी थे वो नहीं बात कर पाते थे, नहीं करते थे। देखिए आगे वार्तालाप क्या होता है तो काश, ये बोलता है तो काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने के से पहले दिखा सकता। दादाजी क्या बोलते हैं, तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गाँव के बारे में बता सकती हो। इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। देखिए एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फ़िल्म बनाऊँगी। ये बच्ची बोलती है कि आदिवासी के जीवन पर मैं एक फ़िल्म बनाऊँगी। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गाँव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती-जुलती है। इस समुदाय में हास्याकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। क्या-क्या यहाँ पर हुआ ये देखिए। कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समुदाय यहाँ से पर क्यों चले जाते हैं? दादू को उड़ीसा का अपना गाँव क्यों छोड़ना पड़ा? क्यों? क्योंकि लोहे के खदान मिले और ठेकेदार सरकार उनको वहाँ पर खाली करवाने के लिए ज़मीन जो है लिखवा लिया, और उसको वहाँ पर कुछ को नौकरी देने के बहाने, कुछ को ज़मीन लिखवाने के बहाने जो है कुछ रुपये दे दिए, और ज़मीन खाली करवाने के लिए मारपीट भी की गई। जो है सारे बातें जो हैं यहाँ पर बताई गई। इस प्रकार से वो सब अपने जान बचाकर जो है यहाँ जगह खाली करके क्या हुए? चले गए। देखिए आदिवासी लोग जो हैं वो कौन होते हैं? कौन लोग हैं आदिवासी? तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, आदिवासी कौन लोग हैं? आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। क्या होता है? तो मूल निवासी। क्वेश्चन पूछा गया है, आदिवासी शब्द का मतलब क्या होता है? तो उसका मूल निवासी, जहाँ पर वो रह रहा है, जहाँ पर वो उड़ीसा में रह रहा था, उस जंगल में रह रहा था, तो क्या था? वो उसका मूल निवासी था। इसीलिए इसको आदिवासी भी कहा जाता है। जहाँ जो रह रहा है वो क्या हुआ? उसका मूल निवासी है, और इसीलिए उसको आदिवासी भी कहा गया। आदि मतलब पहले और वासी मतलब रहना, तो मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह भी जीते रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की, कितने? तो 8%। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाके में हैं। जैसे कि जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, भिलाई हो गया, ये सब क्या हैं? आदिवासी के क्षेत्र में भी हैं। जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। राउरकेला कहाँ है? तो उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या है? आदिवासी के क्षेत्र हैं। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग-अलग जनजाति के समूह रहते हैं। 60 से ज़्यादा भी जनजाति के समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच-नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। राजाओं के शासन में जो होता है उससे क्या होता है? ये अलग होते हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। आदिवासियों को क्या कहा जाता है? जनजाति भी कहा जाता है। और क्या है तो शायद आपने जाति शब्द सुना होगा। जो अनुसूचित जनजाति होता है वो आदिवासी के लिए होता है।
सरकारी दस्तावेज़ों में आदिवासियों के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजाति को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। अ, अनुसूचित अनुसूचित जो जनजाति हैं, इनको क्या कहा जाता है? आदिवासी के जो है सरकारी दस्तावेज़ों में इनका नाम दिया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे तो आगे लिखा गया है कि आदिवासियों के बहुत सारे जाति धर्म होते हैं। जनजातीय धर्म होते हैं, उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गाँव और प्रकृति की उपासना करते हैं। वो पुरखों की उपासना करते हैं, गाँव की प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएँ हैं। इसमें पर्वत हैं, नदी हैं, पशु हैं, ये सभी उनकी आत्माओं से जुड़े हुए होते हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गाँव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है और पुरखों की कहाँ तो उपासना घर में और ग्राम आत्माओं में जो है अक्सर गाँव की सीमा के भीतर निर्धारित जो पवित्र लता कुंज होता है वहाँ पर पूजा की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त वैष्णव शक्ति आदि ग्रंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों का भी असर पड़ता रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ आपके शहर का या गाँव में कौन-सा समूह हाशिए पर है ये बता सकते हैं आप? क्या आपके जो है अपने राज्य में किसी जनजातीय समूह का नाम बता सकते हैं? क्या समुदायों में कौन-सी भाषा बोली जाती है? वे अपने आस-पास में आपके आस-पास रहते हैं? क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं? ये सब क्वेश्चन जो है किया गया है। देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है, जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की एवं तांत्रिक परंपराएँ इसी का उदाहरण है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास का एक महत्वपूर्ण धर्म बन जाता है। ये आदिवासी के जो हैं कपड़े-लिबास देख सकते हैं आप। आदिवासियों की अपनी भाषाएँ रही हैं, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। कौन-सी भाषा है? तो बांग्ला भाषा मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं में गहरे तौर पर इसको प्रभावित किया गया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। संथाली जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा बोलते हैं। उनकी अपनी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं। इंटरनेट पर भी इनकी जो है पत्रिकाएँ मौजूद हैं। इंटरनेट पर आप देखेंगे तो संथाली की भाषाएँ आपको मिलेंगी। ये देखिए परंपराएँ हैं जो पोशाकों में सजे-धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासी को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफ़हमी हो जाती है कि आदिवासी रंग-बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। ये क्या है गलतफ़हमी है। अब आ गया है आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, क्या-क्या हैं? तो हमारे देश में आदिवासियों को एक ख़ास तरह से पेश किया जाता रहा है, जो हम ख़ास तरह से उसको पेश कर रहे हैं। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों और फ़िल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग-बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाएँ और हमेशा नाचते-गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं कि उसका जो है उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का भी और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसे मान लेते हैं। कक्षा 6 में किताब में आपने पढ़ा कि खास समुदायों को बनी-बनाई छवियों में देखते चले की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। अब देखिए इनका विकास कैसे होता है, आदिवासी और विकास है। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा कि भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत सारा गहरा प्रभाव रहा है। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटी और पशु उत्पाद, मोम लाख जो है मोम हो गया, लाख हो गया, शहद हो गया, ये सब जो हैं और सेम जानवर जैसे कि हाथी जो शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगल में ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियाँ को लगातार पानी मिलता रहा है। जो है उसके बाद क्या होता है तो अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। आप देख रहे हैं कि जंगल लगाने की बातें की जा रही है, आप जान रहे हैं 19वीं सदी की आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक वे इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इस इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़ी-बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। वन थे वो आदिवासियों पर निर्भर रहा करते थे। आगे है कि यह तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ-साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालाँकि ये परंपराएँ अभी भी कायम हैं, लेकिन पिछले 200 साल में आए आर्थिक बदलावों वो नीतियों और राज्य वो निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है और आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुँच है। तो ये सारे बदलाव कितने 200 सालों में हुए हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि आज के भारत में कौन-सी धातुएँ महत्वपूर्ण हैं, अयस्क कौन-सी महत्वपूर्ण हैं, वे धातु कहाँ से हासिल होती हैं और कहाँ आदिवासियों की आबादी है। ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल में मिलते हैं और जितना आप घर में इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए कागज़ है कहाँ? कागज़ पेड़ों से काटा जाता है। आप लोहे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो हैं कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप किसका हीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब जो है कहाँ मिल रहे हैं तो जंगली के क्षेत्रों में, पहाड़ों पर मिल रहे हैं। यहाँ पर क्या है तो जंगल हैं। तो ये सब बातें आप जानते हैं कि हमारे जो जंगल हैं, जंगल के मतलब आदिवासी के बगल में ही जैसे भिलाई हो गया, जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया और कर्नाटक में कुछ क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर बहुत सारे खदान मिले हैं और यहाँ खदानों से ये सब धातुएँ जो है निकाले जाते हैं। तो ये सब नाम आप जानते हैं। ऊपर में बताया भी गया है। देखिए भूमि निम्नलिखित माँगे किन लोगों से की जा रही है? वन भूमि पर निम्नलिखित माँगे किन लोगों से की जा रही हैं, आदिवासी लोगों से ये सब बातें की जा रही हैं कि वन भूमि पर उसका अधिकार है। मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी जो है आप जानते हैं कि पहले-पहले लकड़ी से ही पटरी का निर्माण किया जाता था। अब पहले के ज़माने में जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जब रेलवे शुरू की गई थी तो म्यांमार के क्षेत्रों में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में जो है लकड़ी का लगाया जाता था कि और वहीं लकड़ी जो है पटरी के रूप में उपयोग किया जाता था। खनन के लिए वन भूमि
गैर जनजातियों और कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग, वन्यजीव अभयारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन, इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह का असर पड़ा? ये सारे जो हैं उनके विस्थापन, मतलब उसको वहाँ से हटाने के, उनके जीवन जो जीने की जो परंपराएँ थी वो सारे अलग-थलग पड़ गए। और ये जो है उनके पूर्वज रह रहे थे, उनके जीवन की जो व्यवस्थाएँ थीं, जो वो रह रहे थे, जैसे रह रहे थे, उनकी जो जीवन हर तरह से कहिए कि उनका 2 सालों में ये सारे जीवन की जो परंपराएँ, जीवन जीने की कला जो थी, वो जिस तरह से रह रहे थे, वो सारी बदल गई। आगे हम पढ़ेंगे, देखिए ये तस्वीर है। इसमें लिखा गया है कि झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। कहाँ के लोग? तो आदिवासी के लोग। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। कौन आदिवासी लोग ही श्रम करते थे? आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। कितने हैं? तो 70 लाख आदिवासी कहाँ हैं? असम में हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौतों की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुँह में जा चुके थे। कब? 19वीं सदी में। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों के आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बगानी पेश करती है। ये देख सकते हैं तस्वीर जो है किस तरह से शोषण किया जा रहा है, बंदूक दिखाकर काम करवाया जा रहा है। जो है मज़दूर है देख रहे हैं यहाँ पर दिशा निर्देश सिपाही के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत सारे जो है कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया है। ये गीत क्या है? तो गीत है आओ मीनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मीनी हरियाली से भरे चाय के बगान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूगर, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। असम जाकर देखिए ये सब करना सुनना पड़ रहा है। कोई कहता है खाल खींच लेंगे, कोई कहता है उधेड़ देंगे, कोई कहता है पकड़ कर इधर लाओ। सरदार कहता है काम ही काम, काम ही काम, सिर्फ काम ही करो। देख रहे हैं तो इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है और कहता है कि हे जादूगर, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। और पहले कहते थे चलो असम चलें, चाय का बागान है वहाँ पर काम करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए कारखाना का तस्वीर दिखाया गया है जो यह फ़ोटो उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्या न्यामगिरी एक समुदाय का पवित्र पर्वत है। एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधक जो है संयंत्र रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी इसका जो है समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। कहाँ का है? तो उड़ीसा का कालाहांडी का है। देखिए ये इमारती लकड़ी और खेतों व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार-बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं, उनमें से 79% कौन हैं? तो आदिवासी थे।
उनकी वजह सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बाँधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बंधी हैं। इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क हैं। कितने हैं? तो 101 हैं। 40,564 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है और 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? 543 वन्य जीव अभयारण्य हैं और इसका फैलाव जो है 1,19,776 वर्ग किलोमीटर में है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है और ये अगर उस जंगल में चले जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? घुसपैठी कहा जाता है। देखिए वही यहाँ पर दिखाया भी गया है कि आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उसमें उनमें से जो है लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाइयों के तौर पर, 325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियाँ गोंद, रेजिन और डाई के तौर पर और 550 प्रजातियाँ रेशों के लिए इस्तेमाल किए जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियाँ भोजन के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं, तो यह सारी ज्ञान संपदा भी खत्म हो जाती है। इतनी जो है जानकारी आदिवासी के पास है, उनको वहाँ से अलग करते हैं, तो ये सारे ज्ञान क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। देखिए, अपनी ज़मीन आगे है कि अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों से के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे-मोटे उद्योग, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियाँ करनी पड़ती है। इस तरह से तरह हुए गरीबी और लाचारी के जाल में फँसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे से गुज़र-बसर कर रहे हैं। 35% जो शहर में रह रहे हैं, 45% जो गाँव में रह रहे हैं, वो निचले जो है गरीबी रेखा से गुज़र-बसर कर रहे हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता की क्या है? बहुत ही कमी है, बहुत कम है। आगे हम पढ़ेंगे जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है, तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएँ और रीति-रिवाज गँवा देते हैं, जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा के एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने श्मशान भूमि, मंदिर, कुएँ, तालाब सब कुछ अपने कब्ज़े में ले लिया है। अब हम कैसे जिएँगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाले विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना-पट्टी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। देखिए, यही जो है आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वनभूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में बात कहने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि बहुत जानकारी जो यहाँ पर देख रहे हैं 10,000 जो दवाइयाँ बन रही है, बहुत सारी जानकारी उनके पास है। ये सारी जानकारी उनके पास है वो बताएँगे और इससे क्या होगा समाज का ही भला होगा और जो उनके रहन-सहन की प्रक्रियाएँ हैं वो भी बची रहेंगी। सारी बातें जो हैं यहाँ पर सोच समझ कर की जा रही हैं। अब जो है उनको कहा भी जा रहा है कि वो अपनी जगह पर रहें। उनके लिए कुछ व्यवस्थाएँ सरकार कर रही हैं। पहले ये सब जो है विनाशकारी रूप से उनको देखना पड़ा कि उनको अपने ही घर से निकाला गया, जहाँ पर वो रहे उनको निकाला गया। श्मशान हो, पानी हो, कुएँ हो इत्यादि जगहों की जो व्यवस्थाएँ थी उन सब से उनको वंचित किया गया। अब आ गए हैं अल्पसंख्यक और हाशिया ग्रहण।
इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के ज़रिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हैं। क्या है, जो संख्या ज़्यादा है उससे वो क्या है, वो कम है, इसीलिए उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था कि भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक समाज और और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। जो क्या है, बहुसंख्यक जो समाज है, समुदाय के लोग हैं, वो सांस्कृतिक समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को भी प्रभावित करता है। ऐसी सूरत में जो आकार हैं, घाटे की बात साबित हो सकती है। जो छोटा आकार है, वो घाटे की बात हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएँ और जो छोटा समुदाय है वो समाज के साथ नहीं टिक पाएगा। ये हो सकता है खिसकते हुए चला जाएगा। ऐसे अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में सुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं और जो है और सुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जो है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसीलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आपने क्या पढ़ा? अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम करने, रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका क्या है? एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और तो क्या करेगा? तो वह अदालत में जा सकता है। आइए इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हास्यकरण को समझें। देखिए लिखा गया है कि 2011 की जनगणना जो है हुई है उसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितना है? 14.2%। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिलते हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वह मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के बारे में क्या बताती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है पक्का घर, बिजली और नल पानी। हिंदू को जो है 65.4% है और बिजली 75.2, नमक जो है सॉरी जल का पानी 43.7 और मुस्लिम यहीं पर तो पक्का घर कितना है 63.8, बिजली 67.5, नल का पानी 35.8। ईसाई सिख देखेंगे तो 69, 91, 96, 49 इसी करके है। तो ये स्रोत जो है इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 के द्वारा ली गई है। टुवर्ड सोशल इंक्लूजन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैनपावर रिसर्च योजना आयोग भारत सरकार दिल्ली के द्वारा ये लिया गया सूचना है। जिसमें मुस्लिम देखेंगे तो 63.8 जो है उनके पास मूलभूत सुविधाएं पक्का घर है। 100 में 63 लोगों के पास बिजली 67.5 और नल का पानी बहुत कम है 35.8। सबसे कम क्या है तो मूलभूत में सबसे कम पानी है कितना है तो 35.8 है। यहाँ पर देखेंगे दूसरा है विभिन्न दरों में साक्षरता दर क्या है तो कुल
74 है, कहाँ पे 74, हिंदू में देखेंगे तो 63, मुस्लिम में 57, ईसाई 74, सिख 67, बौद्ध 71, जैन 86, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जैन। और यहाँ पर सबसे कम कौन है तो मुस्लिम है। आगे है किन समुदायों की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा और सबसे कम है, तो सबसे ज़्यादा पहले बताया आपको कि कौन है तो जैन है, और सबसे कम कौन है तो मुस्लिम है। तीसरा है सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, तो आदिवादी 0.5 में देखेंगे तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में 3 हैं, भारतीय पुलिस में 4 हैं, भारतीय विदेश सेवा में 1.8 हैं, केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्रीय इकाई में कितना है, पीएसयू में 3.3 है, राज्य स्तरीय में 10.8 है, बैंक में जो है 2.2 है। भारत में मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट 2006, इसमें जो है मुसलमान 13.5% जो है आबादी यहाँ पर कार्यरत हैं। आइए ये आंकड़े क्या बताते हैं, तो ये आंकड़े आपको क्या है तो ये 13 मतलब उससे ज़्यादा तो आप देख रहे हैं कि सभी हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम क्या है पिछड़े हुए हैं। आगे है यहाँ पर कि इस बात को ध्यान इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों से पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया और न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। यहाँ पर याद रखेंगे 2005 में गठन का उच्च स्तरीय समिति का गठन होता है। नाम क्या है तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के द्वारा ये अध्यक्षता की गई है। और उसके बाद रिपोर्ट में इस समुदाय में हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसी अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। आदिवासी लोगों से इनकी जो है मिलती-जुलती जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मिलती-जुलती है। उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूल शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, शिक्षा पाते हैं। कितने? तो 7 से 16 वर्ष के ही बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं जो स्कूल जा पाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आपको बताया गया है सच्चर रिपोर्ट के द्वारा बताए गए आंकड़े हैं। 6 से 14 साल के उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। 6 से 14 वर्ष के 25% से ज़्यादा बच्चे, और किसी भी सामाजिक, धार्मिक समुदाय के मुकाबले यह संख्या क्या बहुत ही कम है। क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में निपटने के लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए? तो हाँ, इसके प्रावधान हैं और इसको लागू भी किए जा रहे हैं। इसके बारे में भी हम अगले जो है आगे की क्लास में पढ़ेंगे। देखिए मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति-रिवाज हैं और व्यवहार मुख्य धाराओं के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज़ टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूँढने के लिए कितनी मुश्किल करनी पड़ी थी। उनको मुस्लिम के नाम से किराए नहीं मिल पा रहे थे। मुसलमानों के इस सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियाँ में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं, वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका जो है घेटोआइज़ेशन होने लगता है। कभी-कभी यह पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा का भी जन्म ले लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के द्वारा, मुस्लिम महिलाओं के द्वारा जो है महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे है एक कहानी है, यहाँ पर मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई, जिसने जल्द ही सांप्रदायिक
रूप ले लिया और मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जींस और टी-शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी? क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है और क्या यही पहचान हमारे लिए क्या पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? ये एनी फाकुरी के द्वारा कहा गया कि कपड़े के द्वारा जो है पहचान लिया जाता है कि ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, आदि जो है समाज के द्वारा जो ये प्रचलन है, कुछ लोगों के द्वारा जो ये सारी बातें जो हैं सारे पहनावे देख रहे हैं कि ये दाढ़ी है तो ये क्या है? मुस्लिम है। ये टोपी माथा पर लगा रहा है तो ये क्या है? तो मुस्लिम है। ये जो है सिख है उसके पगड़ी से पहचान लेता है। ये सारे जो हैं समाज में हम देख रहे हैं कि अगर कुछ सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम के द्वारा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसका व्यवहार तो अलग है, इसका व्यवहार अलग है। ये सामुदायिक जो है दंगे होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशियाकरण के बीच गहरा संबंध है। उसमें समाज में कैसा है और आर्थिक रूप से वो कमज़ोर है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत के औरतों के असमान स्थितियों के बारे में पढ़े हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशियाकरण एक जटिल परिघटना है। जिससे निपटने के लिए कई तरह के रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी को बराबर ज़िम्मेदारी बनती है। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएँगे और जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है। जो हमारे देश में अनेक धर्म के लोग, हमारे देश में अनेक जाति के लोग रह रहे हैं, उनको हम एक जो है यही हमारी एक अनूठी छटा है और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। विविधता में देखिए एकता है। हम क्या बोलते हैं? विविधता में एकता है। और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएँगे। अगर ये हमारे समाज में ऐसी घटनाएँ होती हैं तो ये सब नहीं हो पाएगा। तो ये हमें करना चाहिए। देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के ज़रिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग-अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी एशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। आसियाकरण से में कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं हो मिल पाती है। यहाँ पर देखिए सच्चर समिति में के रिपोर्ट में मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफ़हमियों को भी उजागर किया कर दिया गया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ़ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आँकड़ों में पता चलता है कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं और मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% जो बच्चे हैं वो निजी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। देखिए उसके बाद क्या है तो इसके बावजूद हम देखेंगे तो हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदलता जा रहा है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अलग तरह जो है अगर हम हास्याकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएँगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। आसियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों के में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप पाएँगे कि विभिन्न समूहों के लिए हास्याकरण का सामना किस तरह किया गया।
तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ से बहुत सारे जो हैं समझ आपको दी गई, जो मुसलमान हैं, जो आदिवासी हैं, किस तरह से उनको हाशिया का मतलब अलग थलग रखा जाता है, किस कारण जो है उनको नीचा दिखाया जाता है, आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, इत्यादि कारणों से आप देखें कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। देखिए, अब हम सर्व संकलन को पढ़ेंगे तो ऊँच-नीच क्या है? तो व्यक्तियों या चीज़ों की यह क्रमिक व्यवस्था है। आमतौर पर ऊँच-नीच की सीढ़ी के सबसे निचले पायदान पर वे लोग रहते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊँच-नीच की व्यवस्था है जिससे दलितों को सबसे नीचे माना जाता है, जिसमें दलित क्या है? सबसे नीचे हैं। गेटोइज़ेशन क्या है? तो गेटोइज़ेशन यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। आइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रियाओं को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर दे सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहाँ से निकल पाने के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, जिसके कारण यह जो है वह शेष समाज से कटता चला जाता है। आगे है मुख्यधारा। कायदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्यधारा कहा जाता है। जहाँ से चल रही है वो क्या है? मुख्यधारा है किसी नदी का। ठीक? और इस अध्याय में एक यह शब्द ऐसे सांस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति-रिवाज और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिन्हें समुदाय जो है समाज का केंद्र माना जाता है। ऐसे बहुधा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समूह। अब है विस्थापित किसको कहते हैं? तो ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर-बार से उजाड़ दिया जाता है। अब है आगे कुपोषित, ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। तो इस प्रकार ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो हैं बनते हैं। समाज का जो एक निचला तबका है उसको किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से वो पीछे है, इन सारे बातों को देखा। सच्चर जो है आयु को भी हमने देखा। यहाँ पर किस प्रकार से बच्चे नहीं स्कूल पढ़ने जाते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, इत्यादि बातों को हमने पढ़ा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसा लगा बताएँगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।